वंदे मातरम साथियों। एनी टाइम जीके क्लासेज में मैं सीनियर टीचर महेंद्र पाल जाखड़ आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने रीट के लिए राजस्थान के राजवंशों की जो एक श्रृंखला शुरू की है, उसका मैं आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। बहुत ही कारगर साबित होगा। संदर्भ पुस्तक की बात करें तो एनसीईआरटी की किताब और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन की लिखी हुई राजस्थान इतिहास की किताब में से मैंने ये क्वेश्चन छांटे हैं जो बहुत ही कारगर साबित होंगे। कृपया ध्यान से देखें। तो चलते हैं साथियों, बिना कोई टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन आज का, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। यानी बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल कहा है, इनमें से किसने कहा है? चार्ल्स मार्टेल दोस्तों फ्रांसीसी सेनापति था जिन्होंने यूरोप से मुसलमानों को खदेड़ दिया था। उसी प्रकार से बप्पा रावल ने भी विदेशियों को अपने राज्य से खदेड़ करके सिंध तक भगा दिया था, इसलिए इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। तो साथियों, इसमें किसने की है इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से? सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा, जेम्स टॉड और स्मिथ। तो साथियों, इसमें सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। दूसरा क्वेश्चन है, जयसी सूरी के ग्रंथ यानी जयसी सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है हमीर मद मर्दन। इस ग्रंथ में हमीर किसे कहा गया है? हमीर किसको कहा गया है? तो देखो, राणा हमीर को, हमीरदेव चौहान को, इल्तुतमिश को, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, राणा हमीर मेवाड़ के राणा थे, हमीरदेव चौहान रणथंभौर के राजा थे, इल्तुतमिश गुलाम वंश के सुल्तान थे। इनमें से किसको हमीर कहा गया है हमीर मद मर्दन में? तो साथियों, जहाँ तक आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। हमीर मद मर्दन में भूताला के युद्ध का वर्णन किया गया है जो 1227-28 के लगभग, 1227 ही डेट है इसकी, कुछ किताबों में 28 भी दिया हुआ है, लेकिन 1227-28 के लगभग इल्तुतमिश और किसके बीच में लड़ा गया था? जेतर सिंह के बीच में। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। इस किताब में हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो साथियों आज का क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, यानी हमें असत्य कथन को छांटना है इसमें से। देखिए, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ। शाखा, सबसे पहले बात तो ये है कि शाखा होता क्या है? शाखा जोहर प्लस केसरिया दोनों साथ में होते हैं तो उसको शाखा कहते हैं। जोहर यानी अपने पति या राजा की विजय में राजा की दुश्मन के साथ पराजय दिखने पर स्त्रियों के द्वारा जो आग में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की जाती है उसे जोहर कहते हैं। और इसी के साथ ही किसी स्थान के युद्धवीर या सैनिक, सेना नायक सारे मिलकर के केसरिया जामा पहन करके और शत्रु दल पर टूट पड़ते हैं तो उसे केसरिया कहते हैं। केसरिया और जोर दोनों को साथ में शाखा कहते हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ, कथन बिल्कुल राइट है। दूसरा है, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। ये कथन भी साथियों बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया, आपने पढ़ा भी होगा, ये कथन भी सही है। 1544 में जायसी ने पद्मावत लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत 1544 में लिखी। साथियों, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। पद्मावत की रचना 1540 में की गई थी, 1540। तो यहाँ पर अपना ये उत्तर सही हो जाता है, डी। अलाउद्दीन ने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के बाद चित्तौड़गढ़ का प्रशासक अपने पुत्र खिजरका को नियुक्त किया और किले का नाम खिजराबाद कर दिया। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया, ये भी सही है। ये 1303 वाला जो शाखा था वह चित्तौड़ का प्रथम शाखा था।
साथियों दूसरा क्वेश्चन ये है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार था। चित्तौड़गढ़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय अलाउद्दीन के साथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिन्होंने युद्ध का आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा है। उनमें से देखो बदायूनी, टोड, अमीर खुसरो और मोहम्मद खां। तो साथियों इसमें से अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इन्होंने खजाइन उल फतुह खजाइन उल फतुह जिसको तारीख ए अल्लाई कहते हैं, एक की किताब का नाम है दोनों। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी और राणा रावल रतन सिंह के बीच चित्तौड़ को लेकर जो युद्ध हुआ था उनका आंखों देखा वर्णन मिलता है। साथियों अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की मुख्य मंशा क्या थी, चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? तो पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जबकि अन्य इतिहासकारों का मानना है कि अपने साम्राज्यवादी लालसा और चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व के कारण चित्तौड़ को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब अगला क्वेश्चन, साथियों पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विषम घाटी पंचानन राणा हमीर, हिंदू सुल्तान राणा सांगा, अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा, मेवाड़ का उदारक राणा हमीर। बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो विषम घाटी पंचानन ये राणा हमीर को कहा जाता है, सही है। हिंदू सुल्तान राणा सांगा, अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा को कहा जाता है, ये सही है। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है, ये सही है। साथियों मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर और मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह भी है। कुछ किताबों में मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा गया है और मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को भी कहा गया है। मेरे हिसाब से अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, तो एक बार के लिए आप मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को याद रखें। अब इनमें से बेमेल यानी सुमेलित नहीं है, तो हिंदू सुल्तान अपना यहाँ सुमेलित नहीं है, तो उत्तर ये हो जाएगा। हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है, राणा या महाराणा कुंभा को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान महाराजाधिराज, सेल गुरु, हाल गुरु, राणो रासो, ये सब उपाधियां राणा कुंभा की है, तो इसमें गलत हो जाएगा हिंदू सुल्तान, जो कि महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अगला है सिंगोली स्थान कहाँ है जहां राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया? सिंगोली नामक जगह जहां राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया, कोटा, उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो साथियों यहाँ उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना और राणा हमीर के बीच युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध, जिसमें राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। साथियों राणा हमीर ने मेवाड़ में गुइल वंश की पुनर्स्थापना की। गुइल वंश की क्या की? पुनर्स्थापना। और इनका संबंध सिसोदा ग्राम से होने के कारण इसके बाद से मेवाड़ के सभी महाराणा सिसोदिया कहलाए। सिसोदा गांव से संबंध होने के कारण सभी सिसोदिया कहलाए, ये बात भी आप याद रखना साथियों। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन नंबर 7, असत्य कथन है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है? महाराणा मोकल के बाद महाराणा कुंभा चित्तौड़ का शासक बना, यानी महाराणा मोकल के बाद
कुंभा को चित्तौड़ का शासक बनाया गया, ये बात सही है। मोकल की हत्या चाचा व मेरा ने की, ये बात भी बिल्कुल सही है। चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या की थी, सही है साथियों। गोरा बादल पद्मिनी के चाचा व भाई थे। गोरा और बादल का पद्मिनी से क्या संबंध था? गोरा और बादल पद्मिनी के चाचा और भाई थे, यानी गोरा चाचा था और बादल पद्मिनी का भाई था, ये सही कथन है। राणा लाखा के बाद राव चुंडा शासक बना, ये कथन साथियों गलत है। राव चुंडा शासक नहीं बना था। राणा लाखा के बाद राणा मोकल शासक बना था। चुंडा की जगह कौन शासक बना था? चुंडा की जगह शासक बना था साथियों मोकल। कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि एक दिन राणा लाखा अपने दरबार में बैठे थे, तभी मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का नारियल राणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा के लिए आया था। तो साथियों मजाक मजाक में किसी के पूछने पर राणा लाखा ने कह दिया कि हम बूढ़े के लिए कौन नारियल भेजेगा। ये बात राव चुंडा को खटक गई। राव चुंडा को क्या इस बात का उत्तर रणमल ने इस प्रकार दिया। रणमल ने कहा, यदि आप हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाए तो ये नारियल हम आपके लिए भेंट करते हैं, अर्थात हंसाबाई का विवाह आपसे कर देंगे। राव चुंडा ने परिस्थिति को समझकर अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए विषम प्रतिज्ञा की कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। तभी राव चुंडा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का विषम पिता, मेवाड़ का विषम पिता कहा जाता है राव चुंडा को। मेवाड़ का विषम पिता यानी भीष्म प्रतिज्ञा की थी इन्होंने, ये राव चुंडा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों अपना? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन छांटना है। 1433 से 1468 तक शासन किया, सही बात है। 1433 में चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। उसके बाद महाराणा कुंभा शासक बना और चाचा और मेरा को झालावाड़ के पास पराजित करके हत्या कर दी। 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया सारंगपुर के युद्ध में। ये युद्ध कौन सा था? सारंगपुर का युद्ध। प्रसिद्ध है सारंगपुर का युद्ध साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, राइट है। महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये बात बिल्कुल सही है। 84 दुर्गों का निर्माण करवाया, ऊपर वाले 3 सही है, तो ये साथियों गलत हो ही जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कुंभा ने 84 दुर्गों का निर्माण नहीं करवा करके कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताता है कि निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और राजवल्लभ, इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो देखो साथियों, संगीत राज की रचना कुंभा ने की थी, बात सही है।
संगीत मीमांसा भी कुंभा ने लिखा, सूड प्रबंध भी कुंभा ने लिखा, अपना ये गलत हो जाएगा। राजवल्लभ, राजवल्लभ की रचना कुंभा ने नहीं करके मंडन ने की थी। किसने की थी? मंडन ने। और इसके 14 भाग है साथियों, 14। ये ग्रंथ राजप्रसादों की रचना, आवास गृहों की रचना और नगर रचना से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, संगीत राज की बात करें तो संगीत से संबंधित कुंभा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके 5 भाग है साथियों। संगीत राज के कितने भाग हैं? 5 भाग है। 5 भाग बताए गए संगीत राज के। ये क्वेश्चन एक बार परीक्षा में भी आया हुआ है। देखिए 5 भागों में गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, और नृत्य रत्न कोश के बाद में आपका रस रत्न कोश आ जाएगा। इस प्रकार ये 5 भाग हैं। वाद्य, गीत, वाद्य, नृत्य, रस, रस रत्न कोश के बाद में एक भाग इसका साथियों और है जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। हमें याद रखना है 5 भाग है। पाठ्य रत्न कोश, हाँ पाठ्य रत्न कोश। देखिए 5 भाग, पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। नंबर 2 गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश। नंबर 3 नृत्य रत्न कोश। नंबर 4 वाद्य रत्न कोश। नंबर 5 रस रत्न कोश। यानी गीत, नृत्य, वाद्य तीनों कलाओं में से संबंधित ये ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक लिंग महात्म्य में तो ये कान्य व्यास की रचना है, बिल्कुल सही है। संस्कृत में लिखी थी इन्होंने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था और कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी संस्कृत में। ये भी सही है साथियों, ये दोनों सही हैं। कामराज रतिसार, कामराज रतिसार रचना नाथा की नहीं है साथियों। कामराज रतिसार ये भी कुंभा की रचना है और इसके 7 भाग हैं। भाग कितने हैं? 7 भाग। और काम शास्त्र से संबंधित ये कुंभा की प्रसिद्ध रचना है। कलानिधि ये गोविंद की है, मंडन का पुत्र था गोविंद जिन्होंने कलानिधि लिखी थी। इस प्रकार आपका ये उत्तर सही हो जाएगा साथियों। अब अगला क्वेश्चन, हाँ साथियों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से असत्य कौन सा ये देखना है। नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की, सही बात है। रूपमंडन की रचना मंडन ने की थी, ये भी सही बात है। देव मूर्ति प्रकरण का संबंध मूर्ति निर्माण कला से है। सार समुच्चय आयुर्वेद से संबंधित है जिसकी रचना गोविंद ने की थी। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा असत्य है। तो साथियों ये तो सत्य है, सार समुच्चय की रचना गोविंद ने की थी और ये सार समुच्चय आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। देव मूर्ति प्रकरण का संबंध मूर्ति निर्माण कला से, ये गलत है। यानी देव मूर्ति प्रकरण का संबंध मूर्ति निर्माण कला से नहीं होकर के मूर्ति स्थापना कला से है। किससे है? मूर्ति स्थापना। ये मूर्ति स्थापना से संबंधित है। मूर्ति निर्माण से संबंधित तो रूपमंडन है। रूपमंडन मूर्ति निर्माण से संबंधित रूपमंडन। साथियों इतना बारीकी से आजकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख ले। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक बना उदा, रायमल, रतन सिंह, खेमकरण। सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। 1468 में उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी और फिर कुंभा के बाद शासक बना। इसको मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है उदा को।
उदा के बाद रायमल बना था। साथियों, इस प्रकार से आज हमने 12 क्वेश्चन किए हैं। 12 क्वेश्चन ही नहीं है, ये कम से कम 50 क्वेश्चन का काम करेंगे। अगली कड़ी में इस श्रृंखला में कल मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये तो मुझे, आप अगर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी पता चलेगा और तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।